स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम में 4 से 5 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई टॉपिक को सबसे पहले बेसिक को इसको समझेंगे और फिर इस पर आधारित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है आपका वो रेखाएं तथा कोण है, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल। तो देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। देखिए बोल रहा है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो देख लीजिए दोस्तों ये आपका कोई रेखा है और उस पर कोई किरण जो है खड़ा है। तो दोस्तों बोल रहा है कि ये जो आसन्न कोण बन रहा है उसका योग 180 डिग्री होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, एक कोई ये रेखा रहेगा आपका सीधी रेखा में और उस पर कोई भी किरण खड़ा रहेगा तो आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आसन्न कोण भी क्लियर कर लेते हैं कि आसन्न कोण आखिर होता क्या है। तो दोस्तों उन दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष हो और एक ही उभयनिष्ठ जो है वो आपका भुजा हो, ठीक है। देख लीजिए इस कोण को बनाने में एक ही ना उभयनिष्ठ भुजा है आपका और एक शीर्ष है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएगा, ये आसन्न कोण कहलाएगा। दोस्तों ये दोनों कोण जो बन रहा है, एक कोण है और एक कोण है, तो ये आपस में आसन्न कोण कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसको समझ रहे होंगे। इसको दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 हो तो उनका बाह भुजाएं एक ही रेखा में होती है। देख लीजिए दोस्तों आसन्न कोण ये हो गया आपका, ये दिख रहा है तब ना दोस्तों, ऐसे अगर इसको फैला देंगे ऐसे मतलब 180 बना देंगे, यही तो इसमें बोल रहा है। अगर इसको 180 डिग्री बना देते हैं आसन्न कोणों का योग, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो भुजाएं होगा वो एक ही रेखा में हो जाएगा। देख लीजिए अगर ये आसन्न कोण है इसको अगर सीधा कर देते हैं तो ये जो आपका भुजाएं हैं, देख लीजिए ए भुजा और ए भुजा, ठीक है, बाह भुजाएं, देखिए बाह भुजाएं, तो ये बाह भुजा ही हो जाएगा ना ए और ए वाला, क्योंकि अगर इसको ऐसे ले जाएंगे तो ये बाहरी में ही रहेगा, इसको सीधा कर देंगे तो ये बाह में रहेगा, ठीक है। तो बाह भुजाएं क्या हो जाएगा आपका एक रेखा में हो जाएगा यदि आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देख लीजिए दोस्तों दो रेखाएं कोई भी प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने वाला का भुजा को बोलते हैं दोस्तों। जैसे देख लीजिए इसका शीर्षाभिमुख कोण जो होगा वो ए हो जाएगा आपका और इसका शीर्षाभिमुख कोण जो है वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगर नाम से दर्शाएं 1 2 3 4 तो कोण आपका 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा और कोण 2 बराबर आपका कोण 4 जो होगा वो क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, ठीक है। कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण 4 होगा और कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। दोस्तों हम चाहते तो एक ही फिगर में दोस्तों आपको सभी शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण सारा क्लियर कर देते एक ही फिगर में। लेकिन दोस्तों समझाने के लिए आप लोग को क्या किए हैं कि अलग अलग फिगर में हम समझाए हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण को अलग फिगर में समझाए हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, ये सभी को अलग अलग फिगर में समझाए हैं ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों बोल रहा है कि एक ही बिंदु पर बने सभी अंतः कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों क्लियर है, एक ही बिंदु बोले या ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई भी राउंड में यानी सर्कल में बने सभी जो चारों तरफ का कोण होगा वो 360 डिग्री होता है। दोस्तों इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछते रहता है। जैसे मान लें कि ये दे दिया कि x है, ये 3x है, ये x - 2 है, ये x + 4 है, तो दोस्तों दे देगा कि x का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, सभी का जोड़ करके 360 इक्वल कर देंगे, क्योंकि पूरा बिंदु पर या पूरा सर्कल पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये इस पर आधारित प्रश्नों को उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से बना लेंगे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तिर्यक रेखा, आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले तिर्यक रेखा देख लेते हैं। देखिए तिर्यक रेखा होता क्या है, यदि कोई सरल रेखा, ठीक है, यदि कोई सरल रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी जो एल होगा दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखाएं कहेंगे। और कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये समानांतर रेखा को काटेगा तभी इसको तिर्यक रेखा कहेंगे, ठीक है। और समानांतर को भी काटेगा तो तिर्यक रेखा ही इसको बोलेंगे, ठीक है। तो
हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी, तो वो समानांतर रेखा में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि समानांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटता है तो क्या क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो देख लीजिए ये है आगे कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखा को काटे तो क्या क्या होता है वो समझिए, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, सभी को अलग अलग हम कर दिए हैं समझने के लिए बेहतर ढंग से। देखिए बोल रहा है कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल, दो समानांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटता है तो आपको बोल रहा है कि संगत कोण बराबर होता है। तो संगत कोण क्या होता है दोस्तों, देखिए कोण 1 और कोण 5, ठीक है, संगत कोण होगा दोस्तों। देखिए कोण 1 बराबर कोण 5 आपका संगत कोण है। कोण 2 बराबर कोण 6 आपका संगत कोण है। कोण 2 बराबर कोण 6 संगत कोण है। अगर नीचे की बात बोले दोस्तों तो कोण 4 और कोण आपका 8 जो हो जाएगा वो संगत कोण होगा, ठीक है। इधर साइड में ले लीजिए तो कोण आपका 3 बराबर कोण 7 जो है आपका संगत कोण होगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। कोण 1 और आपका 5 जो है वो आपका संगत कोण है। कोण 2 और कोण 6 जो है आपका संगत कोण है। और इधर से अगर लेंगे तो कोण 4 और 8 जो है आपका संगत कोण है, और 3 और कोण 7 जो है आपका संगत कोण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको संगत कोण को आप लोग क्लियर से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल्स जो होता है वो आपका बराबर होता है। देख लीजिए दोस्तों, दो आपका समानांतर रेखा है, उसको तिर्यक छेदी रेखा आपको काट रहा है। दोस्तों तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा एक ही को बोलते हैं। तो आपका क्या बोल रहा है कि एकांतर कोण जो होगा अल्टरनेट एंगल्स बराबर होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, एकांतर कोण कहते किसको है, देखिए कोण 4 और कोण 6 जो होगा वो आपका एकांतर कोण होगा, ठीक है। कोण 4 बराबर कोण 6 जो होगा वो आपका एकांतर कोण हो जाएगा, तिरछा ए वाला, ठीक है, साइड। और आपका कोण 3 बराबर कोण 5 जो होगा, कोण 3 बराबर कोण आपका 5, ये आपका एकांतर कोण होगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर से एकांतर कोण देख लीजिए, देखिए कोण 4 बराबर कोण 6 जो है आपका एकांतर कोण होगा, और कोण 3 बराबर कोण 5 जो होगा वो एकांतर कोण होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम चाहते तो सभी को एक ही फिगर में आपको बता सकते थे, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण को, लेकिन अलग अलग फिगर में दोस्तों क्लियर किए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटे तो इस प्रकार तिर्यक छेदी रेखा के प्रत्येक ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, तो जैसे दो समानांतर रेखाएं काट रहा है एक तिर्यक छेदी रेखा एल, तो आपका बोल रहा है कि अंतः कोण आपका संपूरक होते हैं। पहले अंतः कोण समझ लेते हैं कि किसको कहते हैं। तो देख लीजिए, दो आपका जो लाइन हुआ वो एक काटता है तो एक ही साइड के जो कोण बनता है, जैसे देख लीजिए कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 जो होगा वो आपका क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा दोस्तों, ये इक्वल आपका नहीं होगा। कोण 4 और 5 जो होगा वो कोण 4 और 5 अंतः कोण होगा, और ये दोनों का कोण का योग जो होगा आपका वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से देख लीजिए, कोण आपका 3 जो होगा और कोण आपका 6 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अंतः कोण होगा, और दोनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ रहे होंगे। देख लीजिए फिर से, कोण 4 और कोण 5 को अंतः कोण कहेंगे, और कोण 3 और 6 को अंतः कोण कहेंगे, और दोस्तों अंतः कोणों का योग जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। और पीछे जो दोस्तों हम लोग देखे थे, देख लीजिए एक बार फिर से, पीछे जो दोस्तों हम लोग देखे थे आपका, देखिए संगत कोण देखे थे। तो दोस्तों संगत कोण में आपका जो होता है, देखिए 1 और कोण 5 लिखा हुआ है, तो संगत कोणों का योग जो होता है आपका दोस्तों ये बराबर होता है, ठीक है। संगत कोण आपका इसमें क्या होता है, आपका बराबर होता है, ठीक है, सभी संगत कोण। देखिए तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर आपका सी डी है, और कोण ओ ए बी यानी ओ ए बी बराबर 120 डिग्री है,
और ओ सी डी बराबर 130 डिग्री हो तो कोण ए ओ सी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। ए ओ सी आपका ए कोण पूछ रहा है निकालने के लिए कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं सिंपली कि इसके समानांतर जो है या इसके समानांतर, दोस्तों कंफर्म है कि अगर इसके समानांतर कोई लाइन खींच देंगे, अगर दोनों रेखा समानांतर है तो इसके समानांतर भी वो लाइन हो ही जाएगा। तो देख लीजिए इस बिंदु से है, क्या करते हैं कि ए बी के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, वो सी डी के भी समानांतर हो जाएगा, तीनों लाइन आपस में समानांतर हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है, देखिए तो दोस्तों अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी दो समानांतर रेखा को तिर्यक छेदी रेखा काटे। देखिए ए भी तिर्यक छेदी रेखा ही ना बन जा रहा है दोस्तों, ए ओ, ए बी और ओ, अगर मान लेते हैं कि ओ पी है लाइन, तो ए बी और ओ पी लाइन के लिए ए ओ जो है आपका तिर्यक छेदी रेखा है, क्योंकि इसको बढ़ाकर देख लीजिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो यही तो परिभाषा होता है कि दो समानांतर रेखाओं की एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो क्या होता है आपका अंतः कोणों का योग आपका जो हो जाता है वो आपका 180 डिग्री होता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अंतः कोणों का योग क्या होता है आपका 180 डिग्री हो जाता है। तो देख लीजिए ये दो समानांतर रेखाओं को काटा तो ए कोण और ए छोटा वाला कोण दोनों का जो 180 डिग्री होगा तो इसका कोण तो निकल जाएगा दोस्तों। अगर ए 20 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण का जो 180 होगा। तो देख लीजिए 120 और 60 जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा ना। अब उसी प्रकार इसमें भी लागू होगा, OP और CD समानांतर रेखा है और उसको OC तिर्यक रेखा काट रहा है, तो अंतः कोण का जो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ए आपका 30 है तो ए कोण कितना हो जाएगा आपका, ए वाला ए आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए कितना आसानी से बन गया। और ए ओ सी का तो ही मान पूछ रहा है, कोण ए ओ सी, तो कोण ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आपका ए ओ पी हो जाएगा और कोण पी ओ सी हो जाएगा। तो देख लीजिए आपको एक आ गया 60 आ गया और एक आपका आ गया 50 आ गया। तो दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बोल रहा है कि दिए गए चित्र में अगर ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर आपका सी डी है और कोण ए बी ओ 30 डिग्री है और सी डी ओ आपका 40 डिग्री है, तो बहुत कोण बी ओ डी ज्ञात करें। बी ओ डी, देखिए दोस्तों बहुत कोण का मतलब जानते हैं क्या बोल रहा है, ये बी ओ डी जो है आपका इधर वाला के बारे में बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए आपका बोल रहा है बहुत कोण मतलब हो गया जो सबसे ज़्यादा है, बड़ी मानी है, यानी कन्फर्म है कि दो गो में कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा वाला को बात बोल रहा है बहुत कोण को, तो ये बड़ा वाला कोण हो जाएगा ना। तो इसको भी हम लोग बी ओ डी से ही सूचित करेंगे, इस कोण को नामित करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा वाला कोण को बात बोल रहा है। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों कि ए बी के समानांतर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ओ बिंदु से देखिए ये समानांतर है दोस्तों। तो जब ये दोनों लाइन समानांतर है तो आपका ये भी लाइन इसके समानांतर ही हो जाएगा। जैसे ओ क्यू ले लीजिए, इसको मान लेते हैं कि ओ क्यू नाम है इसका। अब देखिए दोस्तों इसको देखिए दोस्तों इस लाइन को जो है क्या करते हैं कि आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर क्यों बढ़ाएं दोस्तों, इसमें देखिए क्योंकि जानते हैं कि इसको भी नाम दे दीजिए, जैसे मान लें कि क्यू आर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, देखिए तो हम जानते हैं कि चूंकि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा, देखिए दोस्तों तिर्यक छेदी रेखा कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है इसके लिए। तिर्यक छेदी रेखा यहाँ पे बी ओ हो गया, तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो एकांतर कोण क्या होता है आपका बरोबर होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ए कोण और ए कोण दो समानांतर रेखाओं को अगर काटता है तिर्यक छेदी रेखा तो इसी को तो एकांतर कोण कहते हैं दोस्तों। अभी हम समझे एकांतर कोण, तो ये 30 होगा तो ये भी आपका 30 होगा। और दोस्तों अब इस रेखा में चलेंगे, इस लाइन वाला में, ये दोनों में, तो देख लीजिए यहाँ पर भी वही रूल लागू होता है कि दो समानांतर रेखाओं को अगर तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो एकांतर कोण क्या होता है बरोबर होता है। तो देख लीजिए ए कोण और ए कोण क्या हो जाएगा आपका बरोबर हो जाएगा। तो ये आपका 40 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए हमको दोस्तों ए कोण का पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, ये पूरा कोण तो हमको मालूम है, गोल वाला पूरा कोण का मान कितना होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी बिंदु पर या सर्कल पर पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या लिख सकते हैं, बहुत कोण लिख दीजिए इधर गड़बड़ाने के लिए, क्योंकि बड़ा वाला कोण को जिक्र हो रहा है। तो बहुत कोण बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण आपका लिख सकते हैं 360, पूरा ले लिए दोस्तों 360। अब माइनस हम कर देंगे ए वाला, क्योंकि हमको यहाँ से तो ही पूछ रहा है दोस्तों। देखिए ए वाला पूछ रहा है आपका, यहाँ से लेकर केवल
यहाँ तक का मान पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। तो आपका क्या करेंगे, 360 में से 70 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा का, ये 290 डिग्री आपका एंगल आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे बिल्कुल दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, जितने भी पढ़ाए हैं उस पर सारे पे टॉपिक पे क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, आपको पॉइंट पे, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। देखिए, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इस टाइप के आते रहते हैं। देखिए, बोल रहा है कि दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। ठीक है, यदि कोण ए ओ डी बराबर आपका 3x माइनस 10 है तथा कोण बी ओ सी बराबर 2x प्लस 30 है, तो कोण AOC का मान क्या होगा, कोण AOC का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस कोण का मान पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि जब दो भी जो रेखा काटता है, अगर कोई भी दो लाइन काटता है आपका, तो क्या होता है आपका कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो आपका बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण अभी हम लोग पढ़े हैं कि आमने सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख बोलते हैं। इस वाला भुजा, इस वाला कोण और इस वाला कोण आपस में क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, और इस वाला कोण और इस वाला कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो दोनों को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। देख लीजिए, 3x माइनस 10 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर आपका कितना हो गया, 40 हो गया। अब दोस्तों किसी में भी मान रख दीजिए, चाहे तो इसमें चाहे तो इसमें रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर दोस्तों इसमें अगर किसी में भी मान रखते हैं तो क्या करेंगे, देखिए ये एक ही लाइन के एक ही ओर का कोण कितना हो जाता है, कोई सरल रेखा के एक ही तरफ का कोण आपका 180 डिग्री हो जाता है। तो अगर ये पूरा का वैल्यू निकल जाएगा तो 180 में से घटा देंगे तो ये मेरा कोण निकल जाएगा। और अगर इधर से अगर बात करें तो इसका अगर निकाल लेंगे तो ये पूरा 180 में से इसका मान घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। तो किसी से भी चलिए बात बरोबर ही है। तो देख लीजिए, आपका 3x माइनस 10 का मान निकाल लेते हैं तो आपका कितना हो गया, मान रखे तो ये आपका 4 यानी 12 120 हो गया और माइनस 10 हो गया, यानी 110 आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब जो 110 आपका आया तो ये आपका एक कोण का मान आया ना 110। ठीक है दोस्तों, एक कोण का मान आपका कितना आ गया, 110 आ गया। तो हमको ये कोण निकालना है ना, तो आपका कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा 180 और माइनस ये वाला कोण दोस्तों कर देते हैं, कोण AOD कर देते हैं। तो 180 और माइनस AOD आपका 110 आ गया है। तो आपका कितना आ गया, 70 आपका जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बोल रहा है कि चित्र में दो सरल रेखाएं AB तथा CD जो है परस्पर बिंदु O पर काटती है। ठीक है, O पर काटती है और कोण AOC बराबर थीटा है, AOC बराबर आपका थीटा है, और कोण BOC बराबर आपका फाई है। ठीक है, तथा दिया हुआ है कि फाई बराबर 3 थीटा। ठीक है, फाई बराबर जो है आपका वो 3 थीटा, यानी इससे ही 3 गुना है। ठीक है, ऐसे भी देखने में लग रहा है दोस्तों बड़ा है, यानी 3 गुना बोल रहा है। तो थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये तो आसान है दोस्तों, अभी बताएं कि कोई भी लाइन होता है तो उसको एक ही ओर का कोण जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे, देख लीजिए, कोण थीटा और प्लस कोण फाई बराबर कितना हो गया, मान 180 डिग्री होगा। और चूंकि दिया हुआ है कि फाई का मान 3 थीटा है। ठीक है, तो फाई के जगह पर क्या करेंगे, फाई के जगह पर 3 थीटा लिख देंगे, 3 थीटा बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका 4 थीटा बराबर 180 हो गया डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180/4 हो जाएगा। ये काट दीजिए तो 4 चौका 16 हो गया, 16 हो गया और 4 पचे 20 हो गया, यानी थीटा का मान आपका कितना हो गया, थीटा का मान यहाँ से आपका 45 आ गया डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल क्लियर से समझ रहे होंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं दोस्तों, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, केवल वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है दोस्तों कि AB समानांतर CD है, AB समानांतर आपका CD है। ठीक है, और कोण CAB बराबर 80 डिग्री है, कोण CAB बराबर आपका 80 डिग्री है। और कोण CEF यानी CEF बराबर आपका 30 डिग्री है, और कोण CFE यानी CFE
ई का मान आपका पूछ रहा है दोस्तों, x है तो इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए हम लोग जितने भी पढ़ चुके हैं उसी पे आधारित टोटल क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हम बोले ही हैं कि जो भी टॉपिक लेंगे उसको पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर उसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो देख लीजिए, जैसे देखिए कोई भी दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है, क्योंकि सारा देखिए सारा कंडीशन वही हो जाता है। इसको बढ़ा कर देखिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए ये तिर्यक छेदी रेखा इसी जो है आगे बढ़ा हुआ है, तिर्यक छेदी रेखा ही होगा क्योंकि समानांतर रेखा को काटेगा। जहाँ भी दोस्तों आपको दो रेखा को काटेगा तो आपका तिर्यक छेदी रेखा ही वो कहलाता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि समानांतर हो, असमानांतर रेखाओं को भी काटे तो तिर्यक छेदी रेखा ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं समानांतर रेखा को काटेगा तिर्यक छेदी रेखा, तो क्या क्या कंडीशन होता है, ठीक है। देख लीजिए, तो आपका देख लीजिए क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका संगत कोण जो है दो भी तिर्यक छेदी रेखा को काटता है, मतलब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है, तो आपका संगत कोण जो होता है वो बराबर हो जाता है। तो देख लीजिए कोण ए बराबर, यानी कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि बराबर होता है। तो देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा, ए कोण कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अब ए कोण 80 डिग्री होगा तो एक ही लाइन के एक ही तरफ का कोण अभी बताएं कि 180 डिग्री होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा कोण 100 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों अब तो आ ही ना गया एक्स का मान, देख लीजिए ये त्रिभुज बन गया आपका ई सी एफ, एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के दोस्तों जानते हैं कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 और माइनस ये दोनों का योग घट जाएगा, क्योंकि तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो आपका दोस्तों यहाँ से क्या आ गया 180 माइनस 130 हो गया, तो यहाँ से करेक्ट जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका 50 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों बोल रहा है कि x के किस मान के लिए इतना l समानांतर m होगा। ये लाइन है दोस्तों, ये जो समानांतर रेखा है उसको l और m से नाम दिए हैं। तो देखिए ये दो समानांतर रेखाओं को अगर तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, ये बोल रहा है कि समानांतर कब होगा। तो दोस्तों समानांतर होगा तो आपका संगत कोण क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। जब भी समानांतर होगा तो क्या हो जाएगा आपका संगत कोण बराबर होगा। इसमें भी संगत कोण का यूज हुआ था, देखिए इसमें भी संगत कोण का यूज हो रहा है। देख लीजिए आप, तो आपका हो जाएगा 3x माइनस 15 बराबर आपका 2x प्लस आपका 15 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से x बराबर आपका क्या आ गया 30 आ गया, तो आपका x बराबर 30 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, केवल संगत आपका कोण को इक्वल कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि x के किस मान के लिए l समानांतर m होगा, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों l समानांतर अगर m है तो क्या होता है कि आपका अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोण, इसी को तो अंतःकोण बोलते हैं दोस्तों। ये समानांतर हुआ तो एक तिर्यक छेदी रेखा काटा तो आपका अंदर वाला जो कोण दोनों बनता है वो आपस में क्या कहलाता है अंतःकेंद्र कहलाता है। और दोस्तों अभी पढ़ चुके हैं हम लोग कि अंतःकोण का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए 3x प्लस 5 और प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो देख लीजिए 4 और 3 आपका 7x और उधर 5 जाके घटा तो ये 175 हो गया। x बराबर आपका हो जाएगा 175 बाई आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 25 से 75 से हो जाता है दोस्तों, तो आपका इसका 25 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 25 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला जो टॉपिक है आपका कोणों की माप है, ठीक है। देख लीजिए पहले समकोण कोण सभी बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चलते जाएंगे, ठीक है। देखिए वह कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है समकोण कोण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए आपका त्रिभुज में अगर एक कोण आपका 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका समकोण हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं न्यून कोण, वह कोण जिसका माप 90 से कम हो न्यून कोण कहलाता है। तो देख लीजिए दोस्तों 90 डिग्री से ये छोटा हुआ तो आपका क्या हो गया न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। अगले देख लीजिए बोल रहा है कि अधिक कोण, वह कोण जिसका माप 90 से अधिक तथा 180 से कम हो तो क्या कहलाएगा अधिक कोण कहलाता है दोस्तों। अधिक कोण का मान क्या होना चाहिए आपका 90 से तो ज़्यादा होना चाहिए। देख लीजिए जैसे मान लें कि ए लेते हैं
तो ये कोण जो होगा आपका क्या होगा 80 आपका अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये तो आपका देखिए 90 तो यहाँ पे हो रहा है ना आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन 180 से क्या है आपका कम है, क्योंकि 180 आपका यहाँ पे बनता है, सीधे लाइन होगा तब ना 180 बनेगा। तो इस कोण को जो बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, देखिए बोल रहा है रिजिव कोण, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका कभी कभी देखने को मिल जाता है। इस पे क्वेश्चन भी लिए हैं, क्वेश्चन भी देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। देखिए रिजिव कोण, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो उसे रिजिव कोण या सरल कोण कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख ही रहे होंगे, आपका कोई भी सरल रेखा जो होता है उसके एक ही ओर का कोण बने कोण क्या कहलाएगा, रिजिव कोण कहलाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। इसका जिसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, कोई भी सरल रेखा के एक ही साइड का कोण, और उसको क्या बोलेंगे, रिजिव कोण बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला है पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण, सेम ही इसी को बोलते हैं, पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण एक ही को बोलते हैं। देखिए जिन दो कोणों का माप दो समकोण अर्थात 180 से अधिक या चार समकोण अर्थात 360 से कम हो तो उस पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। देख लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ऐसे बात बोल रहे हैं और ये एक ऐसे बोल रहे हैं, कहने का अर्थ एक कोण के बारे में चर्चा हो रहा है, ठीक है, एक कोण के बारे में चर्चा हो रहा है। तो देखिए 180 से तो बड़ा है, ठीक है, 180 तो यहाँ पे ना आता है दोस्तों। देखिए 180 तो यहाँ तक ले हो गया आपका सीधे लाइन तक, तो 180 से आपको बड़ा होना चाहिए, लेकिन चार समकोण यानी 360 से कम होना चाहिए, यानी इस लाइन तक नहीं जाना चाहिए 360 तक, 360 से पहले ही कोण बनाना चाहिए, चाहे क्यों ना इसमें मान लीजिए 0.1 भी कम होगा तो आपको क्या हो जाएगा, पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण हो जाएगा, क्योंकि ये केवल 360 से कम, यहाँ तक जो भी मतलब इससे एक पॉइंट तक ले आपका न्यूनतम पॉइंट तक ले आपका जो कोण बनेगा वो आपका सारा क्या कहलाएगा, इधर वाला कोण आपका सारा पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग समझ गए होंगे कि पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण किसको बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बोल रहा है समपूरक कोण, तो बोल रहा है कि जिन दो कोणों का, देखिए दोस्तों समपूरक कोण और ये आपका पूरक कोण या कोटिपूरक कोण ये सब जो होता है आपका, देखिए तो ये होता है दो कोणों का योग होता है, ऐसा नहीं कि समपूरक कोण एक ही कोण को बोलते हैं, कोई कोण को बोल दिए, नहीं, ये दो कोणों का सम्मिलित रूप होता है। तो देख लीजिए कि कितने आखिर दो कोणों का योग को समपूरक कोण कहते हैं। तो देख लीजिए जिन दो कोणों का मापों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए मान ली कि एक कोण आपका दे दिया है 160 और दूसरा कोण दे दिया है 20, तो आपका दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समपूरक कोण हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोस्तों कोण का जो कितना हो जा रहा है आपका 180 हो जा रहा है, तो दोनों कोण आपस में क्या कहलाएगा, आपका समपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। एक को समपूरक कोण नहीं बोलेंगे, कोई भी एक कोण को समपूरक नहीं बोलते हैं दोस्तों। समपूरक कोण मतलब सम्मिलित हो जाता है, दो कोण को ही समपूरक कोण कहते हैं, और दोनों कोण का जो कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तभी उसको समपूरक कोण कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और ढेर लोग लड़के जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए पूरक कोण को ही कोटिपूरक कोण बोलते हैं और पूरक कोण को ही अनुपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए जिन दो कोणों का माप का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई कोण आपका 60 भी हो सकता है, कोई 30 भी हो सकता है, कोई आपका 45 भी हो सकता है, कोई 45 भी हो सकता है, लेकिन बशर्ते दोनों कोणों का जो क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तभी तो दोस्तों वो पूरक कोण कहलाएगा ना, क्योंकि परिभाषा ये है कि जिन दो कोणों का माप 90 डिग्री हो तो ये आपस में क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा या कोटि पूरक कोण कहलाएगा। दोस्तों ये तीनों नाम आप लोग ध्यान में जरूर बसा लीजिएगा, कोई भी, क्योंकि परीक्षा में आपको तीनों नाम से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तीनों एक ही को बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन बन जाता है कि ये कहीं दूसरा को तो नहीं बोलते हैं, नहीं, तो दोस्तों तीनों जो है आपका सेम ही होता है, ठीक है। एग्जाम में तीनों में से कोई भी आपको पूछ सकता है। अब चलिए आगे दोस्तों देखते हैं आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण को पहले भी पढ़े हैं, अब भी पढ़ेंगे। देखिए आसन्न कोण क्या होता है, उन दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष हो, देखिए एक ही शीर्ष हो, शीर्ष बिंदु हो और एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो, एक ही उभयनिष्ठ भुजा। दोस्तों ये दोनों कोण बनाने में यही तो उभयनिष्ठ रेखा ना है। उभयनिष्ठ रेखा किसको बोलते हैं, कॉमन। देख लीजिए ये जो दोनों कोण का निर्माण हो रहा है तो इसमें यही तो बेचारा उभयनिष्ठ रेखा है। तो उभयनिष्ठ आसन्न कोण का परिभाषा होता है क्या, कि एक ही शीर्ष होना चाहिए, ठीक है, एक ही शीर्ष होना चाहिए और एक ही उभयनिष्ठ
आपका भुजा होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी ये उभयनिष्ठ भुजा जो है आपका कोण बनाएगा वो आपस में क्या होगा, उसी को आसन्न कोण कहते हैं दोस्तों, उसी को आसन्न कोण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आसन्न कोण बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि जितने भी अभी पढ़े हम लोग कोण से, तो दोस्तों इस पर आधारित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए ये बोल रहा है कि 40 डिग्री का पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, देखिए अभी बताए हैं कि सेम ही को बोलते हैं, 40 डिग्री का पूरक कोण या कोटि पूरक कोण क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, पूरक कोण आपको पूरक कोण, तो मान लेते हैं कि 40 डिग्री का पूरक कोण जो होगा वो आपका x होगा। 40 डिग्री का पूरक कोण x होगा, माने ऐसा नहीं कि पूरक कोण माने है, ठीक है, क्योंकि पूरक कोण दो कोणों का योग होता है, ठीक है, पूरक कोण x होता है। तो देखिए जैसे ही हम पूरक कोण माने x है तो अब क्या लिखेंगे, x प्लस 40, क्योंकि पूरक कोण जो होता है दो कोणों का योग होता है, तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों 40 का बोल रहा है कि पूरक कोण क्या होगा, तो 40 का पूरक कोण मान लेते हैं कि x है, तो दोस्तों पूरक कोण तभी ना होगा 40 का, जब दोनों का जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो x बराबर आपका यहाँ से कितना आ गया, आपका 50 आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसको आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है, ठीक है। तो दोनों कोणों का माप अंशों में ज्ञात करें, ठीक है। तो एक कोण अपने कोटि पूरक का 5 गुना है ना, तो देख लीजिए मान लेते हैं कि एक कोण जो है, एक कोण मान ले कि x है, तो इसका कोटि पूरक कोण कितना हो जाएगा, कोटि पूरक कोण। तो चूंकि जानते हैं दोस्तों कि कोटि पूरक कोण दो कोणों का जो का जब मान 90 डिग्री होता है तो उसको कोटि पूरक कोण बोलते हैं। देख लीजिए, तो पहला अगर x एगो कोण है तो कोटि पूरक कोण, इसको 90 में से x घटा देंगे, वही आपका कोटि पूरक कोण हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न के दूसरे भाग से क्या बोल रहा है कि जो आपका एक कोण है अपने कोटि पूरक कोण का जो है ये 5 गुना बोल रहा है, तो दोस्तों 5 इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45, 450 माइनस आपका ये 5x हो जाएगा, यानी ये आपका दोस्तों 6x बराबर आपका आ जाएगा 450 आ जाएगा। तो देख लीजिए काट दीजिए, अब x बराबर आपका 450 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 7 × 6 = 42, यानी 6 × 7 = 42 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 × 5 = 30, ठीक है। यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 75 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, तो ये आपका क्या आ गया, एक कोण आ गया, ठीक है। तो कोटि पूरक कोण कितना होगा, 90 में से इसको घटा देंगे, कोटि पूरक कोण, तो कोटि पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस आपका 75 हो जाएगा, तो आपका 15 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटि पूरक कोण। तो आपका दोनों कोण का माप आ गया दोस्तों, एक का आ गया आपका 75 और दूसरा का आ गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि 130 का संपूरक कोण की माप ज्ञात करें। तो मान लेते हैं दोस्तों कि 130 डिग्री का संपूरक कोण जो है, संपूरक कोण आपका x डिग्री है, ठीक है। 130 डिग्री का संपूरक कोण x डिग्री है। तो देख लीजिए संपूरक कोण का परिभाषा क्या होता है आपका, कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसी को संपूरक कोण कहते हैं। तो देख लीजिए 130 प्लस आपका x, ठीक है, क्योंकि इसका संपूरक कोण x माने है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 30 बराबर आपका 50 डिग्री जो है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 130 का संपूरक कोण कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। बोल रहा है कि 75 के संपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर बताएं, ठीक है। तो देख लीजिए मान लीजिए कि 75 के संपूरक के बात बोल रहा है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि 75 के संपूरक कोण जो है आपका x है, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा 75 के जब संपूरक कोण x माने तो 75 प्लस x बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री लिखेंगे। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे भाग से पढ़िए, 75 के कोटिपूरक कोण का अंतर क्या होगा। तो देख लीजिए 75 के संपूरक कोण तो 105 आ गया, अब 75 के अब बोल रहा है कि कोटिपूरक कोण क्या होगा। तो दोस्तों कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा 75 का
कोटिपूरक कोण मान लेते हैं दोस्तों आपको समझाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट तो जान ही रहे होंगे कि आपका दोनों का योग बोल रहा है, आपका 90 डिग्री होगा तो आपका कोटिपूरक हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा बेसिक से समझा देते हैं। मान लीजिए कि इसको x माने, तो अब दोनों का जो कितना हो जाएगा आपका 75 प्लस x आपका कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ से ये 15 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है क्या कि अभी आंसर नहीं आया है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप लोग इतना आंसर दिया है मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि 75 के संपूरक एवं कोटिपूरक, तो संपूरक भी आ गया आपका, कोटिपूरक भी आ गया। अब बोल रहा है कि दोनों का अंतर बताएं, तो दोस्तों अब अंतर घटेगा, तो दोनों का अंतर आपका हो जाएगा 105 माइनस आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ से 90 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे 75 डिग्री के संपूरक एवं कोटिपूरक का अंतर कितना होगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। देखिए बोल रहा है कि किसी कोण के अनुपूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि वह कोण जो है आपका x है। ठीक है, तो देख लीजिए, अब मान लें कि x माने हैं, तो अगर बोल रहा है कि अनुपूरक कोण, तो अनुपूरक कोण कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, देख लीजिए x का अनुपूरक कोण, तो अनुपूरक कोण 90 में से घटेगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये बोल रहा है तथा संपूरक कोण का अनुपात दिया हुआ है ना, तो संपूरक कोण अब देख लीजिए x का संपूरक कोण आपका कितना हो जाएगा, 180 में से x घट जाएगा। देखिए दोस्तों एगो काम का चीज बताते हैं आपको, केवल अनुपूरक कोण नहीं इतना लिखिएगा, गलत हो जाएगा। x का ना अनुपूरक कोण होगा, क्योंकि x जुटेगा तभी तो दोनों का मान ना 90 डिग्री के बराबर होता है। अनुपूरक कोण नहीं कहिएगा, केवल लिखिएगा। गलत आप मतलब किसी को अगर समझाइएगा अनुपूरक कोण लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि x का ना अनुपूरक 90 माइनस इतना होगा। अनुपूरक कोण तक खाली 90 को बोलेंगे, अगर अनुपूरक कोण बराबर लिखेंगे तो जब भी लिखेंगे तो आप 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अनुपूरक कोण दोनों कोणों का योग आपका 90 डिग्री होता है। ये x का अनुपूरक कोण है, तो जितना का भी अनुपूरक कोण लाना होगा उसमें से 90 में से उसको घटाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ रहे होंगे। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, बोल रहा है कि किसी कोण के अनुपूरक कोण तथा संपूरक कोण का जो अनुपात है वो 2:5 है। तो देख लीजिए 90 दोनों का अनुपात कर दीजिए, तो 90 माइनस x हो गया, x का अनुपूरक, और x का संपूरक कितना हो गया 180 माइनस x हो गया, और दोनों का अनुपात 2/5 दिया हुआ है। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, तो आपका 9×5 = 45, 450 आ गया, माइनस आपका 5x हो गया, बराबर आपका 18×2 = 36, 360 माइनस 2x हो गया। तो ये दोस्तों आपका हो गया। देख लीजिए अगर इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लेके चले आइए, तो आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 3x हो जाएगा, और इधर इसको लेके आते हैं आपका, तो ये आपका दोस्तों हो जाता है आपका 90 हो जाता है दोस्तों। ये घटाएंगे आपका 90 हो जाएगा, 450 में से 360 घटाएंगे तो x बराबर आपका कितना आ गया, यहाँ से आपका 30 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही तो कौन पूछ रहा है कि हम माने हैं कि वह कौन जो है आपका x होगा। ठीक है, वह कौन x होगा जिसके लिए अनुपूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस x, और x का संपूरक कोण जो हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों अगला जो टॉपिक है आपका बहुभुज, पॉलीगॉन्स है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं दोस्तों। जैसा कि नाम से ही है बहुभुज, जिसमें बहुत सारा भुजा होता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन्स बोलेंगे। ठीक है, पॉलीगॉन्स बहुभुज उसको बोलेंगे। देख लीजिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को देख लीजिए इसमें, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए समबहुभुज या बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो दोस्तों ये हो जाता है आपका n-2 गुने 180 हो जाता है। और अगर आप दो इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये मल्टीपल करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-4, और गुने आप 90 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे फार्मूला देखिए बोल रहा है कि समबहुभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका n-2/n गुने 180 डिग्री हो जाता है। अब देखिए बहुभुज का विकर्णों की संख्या, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, विकर्ण निकालने के लिए हमेशा पूछते रहता है, तो याद रखिएगा n × n-3/2 होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, और इसको ऐसे भी दोस्तों रखेंगे याद। देखिए दो फार्मूला होता है, ये भी याद रखिएगा, n/2 - n भी होता है आपको विकर्णों की संख्या बराबर बहुभुज के, तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे। देखिए अगला फार्मूला,
समबहुभुज का त्रिभुजों की संख्या अगर पूछ दे दोस्तों कि त्रिभुजों का कितना संख्या होता है, तो आप त्रिभुज भी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये आपका बहुभुज है, त्रिभुज कैसे पूछेगा, जैसे देखिए मान लीजिए ये सभी को मिला दीजिए अब, देखिए तो इसमें त्रिभुज बन रहा है ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 आपका 6 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, 5 ही बन रहा है दोस्तों, 5 आपका त्रिभुज बन रहा है। तो एन भुजा देकर आपको त्रिभुज की संख्या भी निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इस फार्मूला से आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। बहुभुज में त्रिभुजों की जो संख्या होगा आपको NC3 होता है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। अगला देखिए बोल रहा है कि एन भुजाओं के समबाहु बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 4 समकोण यानी 360 डिग्री होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समबाहु बहुभुज किसको बोलते हैं, जब समबाहु बहुत सारे समबाहु त्रिभुज से बहुभुज बनते हैं ना, तो उसको क्या कहेंगे, समबाहु बहुभुज बोलते हैं। देखिए जैसे देखिए ये सभी उसमें क्या होगा, आपका भुजा इक्वल होगा, ठीक है, सभी साइड आपका इक्वल होगा। और ऐसे बहुत सारे जब आपका समबाहु त्रिभुज मिलकर बहुभुज का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग समबाहु बहुभुज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ रहे होंगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 4 समकोण यानी 360 डिग्री होता है। इसका कहने का अर्थ है, देखिए सभी को ये बढ़ा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 6 गो भुजा हो, 6 गो आपका त्रिभुज होगा, बहुत सारा भी त्रिभुज रह सकता है, लेकिन समबाहु रहना चाहिए, ठीक है। समबाहु के यहाँ पे चर्चा हो रहा है, ठीक है। देखिए तो इसको अगर बाहरी सब भुजा को बढ़ा देते हैं ना, देखिए इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, ठीक है, इसको बढ़ा दिए और फिर इसको बढ़ा दिए, तो जितना भी दोस्तों एक कोण आएगा ना, एक कोण, ठीक है, बाहरी वाला कोण, तो सभी का योग जो होगा आपको वो 4 समकोण यानी 360 डिग्री, सभी को जोड़ेंगे ना तो आप 360 डिग्री के बरोबर ही आएगा। इला जितना भी आप बना लीजिएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जितना भी समबाहु त्रिभुज वाला समबाहु बहुभुज बना लीजिए, ठीक है। तो सभी का बाहरी आपका जो होगा बाहरी कोण, वो आपका सभी का बाहरी कोणों का योग होगा आपका 360 ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, तो जब सभी कोणों का बाहरी कोणों का योग 360 होता है, तो ये भी फार्मूला आसानी से हम लोग बना सकते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और जितना भी साइड अगर मान लें कि 10 समबाहु बहुभुज के बाद बोल रहा है, चाहे 20 समबाहु बहुभुज वाला बोल रहा है, मतलब 20 गो भुजा वाला, तो क्या करेंगे, जितना मान लें कि 20 वाला बोल रहा है तो 360 में 20 से भागा दे दिए, 10 वाला बोल रहा है तो 360 में 10 से भागा दे दिए, उतना ही आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है। समबाहु बहुभुज में केवल होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को ले लिए हैं, तो आप लोग एक एक करके देखते जाइए, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग जो है वो कितना होता है, पंचभुज का बोल रहा है। तो जो कि बहुभुज के सभी कोणों का योग हम लोग क्या जानते हैं, बहुभुज के सभी कोणों का योग अभी पढ़े हैं 2n-4 गुने 90 डिग्री, ठीक है। यानी या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होएगा, n-2 गुने 180 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए ये आपका पंचभुज है ना, तो देख लीजिए ये 2 गुने 5 कर दिए -4 और गुने ये 90 हो जाएगा, तो आपका 10 में से 4 घटेगा, ये 6 हो जाएगा और गुने 90 हो जाएगा, यानी 9 चौका 36, 360 डिग्री जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं विकर्णों को निकालने के लिए फार्मूला। देखिए तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या फार्मूला होता है आपका, n इंटू n-3 बट्टे आपका 2 होता है। बस मान पुट कर दीजिए, 100 भुजा वाला है ना, तो 100 मान पुट कर दीजिए n के जगह पे, तो आपका 100 आई आपका 100 - 3 बट्टे आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 100 गुने आपका हो जाएगा 97 बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से काट दीजिए, 50 बार में कट जाएगा ये, और गुना कर दीजिए, तो ये आपका 7 × 5 = 35 हो गया, 3 हो गया हाथ में, और 9 × 5 = 45 हो गया, 46 × 47 = 48 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 4850 जो हो जाएगा वो आपको विकर्णों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। देख रहे होंगे दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, ये हो जाएगा आपका विकर्णों की संख्या का फार्मूला, n इंटू n-3 बट्टे 2 होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों सभी में टिक लगाना भूल रहे हैं। देखिए जैसे 360 आया, यहाँ से 360 है तो हो गया आपका 4850 हो गया, तो आपका दोस्तों 4850 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
बोल रहा है कि किसी समबहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण 1:4 के अनुपात में है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देख लीजिए दोस्तों, समबहुभुज के बाह्य कोण कितना होता है आपका 360/n होता है बट्टे तथा अंतः कोण अनुपात दोनों का दिया हुआ दोस्तों, तो अंतः कोण कितना हो जाता है आपका समबहुभुज का n-2/n गुने आपका 180 डिग्री होता है, बराबर आपका कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा। ये दिया हुआ है कि दोनों का अनुपात जो है आपका वो कोणों का वो 1/4 है। ठीक है, तो बस हो गया, इसको शॉर्ट कर लीजिए तो n से n आपका खत्म हो जाएगा। ये दोस्तों आपका जो हो गया, देखिए ए भी खत्म हो जाएगा, 180 से ए भी आपका 18 दूनी 36 दो बार में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना जाएगा 2 बटे आपका n-2 बराबर 1/4 आपका 4 आ गया। ठीक है, तो n-2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा और n बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 8×2 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपका 10 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, दोनों का अनुपात ले लेना था केवल 1/4 और n का मान निकाल देना था, तो आपका 10 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। तो दोस्तों जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए। देखिए समबाहु बहुभुज का प्रत्येक कोण बोल रहा है ना, तो प्रत्येक कोण क्या होता है n-2/n गुने 180 होता है डिग्री। ठीक है, उसके बाह्य कोण का 11 गुना है, तो बाह्य कोण इसका कितना हो जाता है, अभी पढ़े हम लोग 360/n होता है। तो बाह्य कोण का क्या है 11 गुना है, ई है ना 11 गुना, तो इक्वल करने के लिए 11 इसमें से गुना कर देते हैं, बस खत्म हो गया। अब n का मान निकाल लेना है। तो देख लीजिए ये आपका 2 बार में कट गया, ये आपका n से n खत्म हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया n- आपका 2 बराबर आपका 11 दूनी आपका 22 हो गया और n बराबर आपका कितना गया, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी 24 हो जाएगा। तो दोस्तों n बराबर इसका कितना माना गया आपका 24 आ जाएगा, यानी इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले समझिए समबाहु अष्टभुज, ठीक है, या सम अष्टभुज या सम बहुभुज कोई भी दोस्तों रहे तो सभी के लिए अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक अंतः कोण ये हो जाता है आपका n-2/n गुने आपका 180 होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अनुपात किससे कह रहा है कि बाह्य कोण से अनुपात क्या होगा, तो बाह्य कोण क्या होता है समबाहु अष्टभुज का 360/n आपका होता है। ठीक है, तो अब काट दीजिए इसको, सबसे पहले n का मान रख देंगे, समबाहु अष्टभुज है ना, तो 8 मान रख दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 8 - 2 हो जाएगा बटे 8 गुने 180, अब बट्टे हो जाएगा ये 360 आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 8 से 8 खत्म हो जाएगा, ये आपका दोस्तों 180 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, आइए आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा ऊपर में, अब बट्टे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तियारी 6 यानी 3:1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो आपका त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो आपका होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस बी प्लस कोण सी आपका जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तीनों कोणों का योग। इसमें और चीज समझिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा को बढ़ाते हैं तो ये जो बाह्य कोण बनता है ना, बाह्य कोण ये सुदूर वाला दोनों कोण को योग के जो होता है वो आपका बराबर होता है। ठीक है, यानी दोस्तों एक कोण बराबर क्या कह सकते हैं, कोण ए और कोण आपका ए दोनों कोण का जो है योग बराबर होगा ये बाहरी कोण का दोस्तों। तो ये आपका त्रिभुज का खासियत होता है। एक चीज और समझिए, ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में जो बहिष्ठ कोण होता है ना वो सुदूर कोण से, सुदूर मतलब कहने का अर्थ है नजदीक वाला को छोड़कर, ठीक है, नजदीक वाला को छोड़कर सुदूर कोण से बड़ा होता है, यानी ई कोण से भी ई बड़ा होगा और ई कोण से भी ई बड़ा होगा। ठीक है, इसका कहने का अर्थ यही है। एक चीज और दोस्तों समझिए, देखिए किसी त्रिभुज का निर्माण तब भी होगा जब दोस्तों किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी दोस्तों त्रिभुज का निर्माण होगा। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई कहेगा, आपसे पूछेगा कि 2, 4,
8, ठीक है। ये दोस्तों किसी त्रिभुज का साइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो दोस्तों ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए त्रिभुज का साइड होने के लिए क्या चाहिए कि दो भुजाओं का योग जो है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, तो ये अगर 2 और 4 को जोड़ रहे हैं तो आपको कितना हो रहा है, 6 हो जा रहा है। तो ये दोस्तों क्या ये 8 से बड़ा आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपका त्रिभुज का निर्माण कभी नहीं होगा। किसी त्रिभुज का जो साइड है वो 2, 4, 8 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। चाहे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि 6, 9 आपका 18 कोई त्रिभुज का साइड होगा? तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो दोस्तों त्रिभुज का निर्माण होने के लिए आपको कंडीशन ही होता है कि दो साइड का जो है योग जो है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें भी 9 और 6 आपका 15 हो जा रहा है, तो तीसरी भुजा से ये बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसमें भी दोस्तों त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा और इसमें भी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। त्रिभुज का निर्माण करने के लिए आपको दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब एक चीज और क्या इसमें होता है, देखिए, तो इसको ऐसे आप लिख भी सकते हैं, जो हम बोले वो लिख सकते हैं। देखिए, जैसे मान लें कि ए लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी जब बड़ा होगा ए सी से, यानी दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज का निर्माण बनेगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा ए बी से, ठीक है। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी जो होगा, यानी ए बी और ए सी जो होगा वो बड़ा हो गया क्या चीज़ से, बी सी से हो गया, ठीक है। तो तीनों कंडीशन हो गया दोस्तों। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तभी आपका त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक है। एक चीज़ और समझिए, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, आपको छोटा होगा, ठीक है। तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं। देखिए, तो अब ऐसे कर लीजिए, देखिए ए बी माइनस बी सी, जैसे ए बी माइनस बी सी का अगर बात बोले तो हमेशा क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा ए सी से, ठीक है। और दूसरी भाषा में अब ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी तीन गो कंडीशन हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ये भी छोटा हो जाएगा किससे, आपका बी सी से छोटा हो जाएगा। तीसरा कंडीशन देख लीजिए, बी सी, ये दोस्तों आपका ए सी होगा यहाँ पे, बी सी माइनस ए सी, तो ये आपका ए बी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखिए केंद्रक पढ़ेंगे, लंब केंद्र पढ़ेंगे, अंतः केंद्र पढ़ेंगे और परिकेंद्र पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में, अब बेसिक से, ठीक है। आपका अगर बेसिक नहीं जाने होंगे क्या होता है तो आज आप समझने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। देखिए केंद्रक, इसको इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं। केंद्रक क्या होता है, तो दोस्तों केंद्रक जानने से पहले हम लोग माध्यिका जान लेते हैं, ठीक है, कि माध्यिका क्या होता है, ठीक है। देखिए माध्यिका क्या बोलते हैं कि किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, दोस्तों ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी मिडिल में होना चाहिए, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, किसी त्रिभुज में भुजा के मध्य बिंदु से उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो होता है वो माध्यिका कहलाता है दोस्तों, ठीक है, माध्यिका कहलाता है। उम्मीद करते हैं माध्यिका समझ गए होंगे बिल्कुल क्लियर से। अब दोस्तों देखिए, अब माध्यिका का जो कटान बिंदु होता है, यानी यहाँ से भी माध्यिका खींच लीजिए, इस शीर्ष से भी माध्यिका खींच लीजिए और इस शीर्ष से भी माध्यिका खींच लीजिए, ठीक है। ये तीनों का जो कटान बिंदु होगा उसी को दोस्तों केंद्रक बोलते हैं, यानी शॉर्ट में कह सकते हैं दोस्तों कि माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु से जो निर्माण होता है केंद्र, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक यानी सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका केंद्रक यानी सेंट्रॉइड क्लियर हो गया होगा। चलिए लंब केंद्र देखते हैं। देखिए दोस्तों, लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर, देखिए किसी भी त्रिभुज में उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर लंब के कटान बिंदु से जो केंद्र बनता है दोस्तों, उसी को क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे, ठीक है। इसको मतलब नहीं है कि यहाँ पे मिडिल में ही करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका केवल मतलब है लंब केंद्र से, ठीक है। ये भुजा पर केवल लंब होना चाहिए और उसी से कटान बिंदु होना चाहिए, उसी को हम लोग लंब केंद्र बोलेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ से इस पे लंब डाल दिए भुजा पर BC पर, सी शीर्ष से आपको AB भुजा पर लंब डाल दिए और आपका
AC पर जो है आपका B शीर्ष से लंब डाल दिए और तीनों को कटान बिंदु जो H हुआ, इसी बिंदु को क्या बोलेंगे, आपको लंब केंद्र बोलेंगे, क्योंकि ये लंब के कटान बिंदु से आपका बना केंद्र है, इसीलिए इसको लंब केंद्र कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, लंब केंद्र। अब चलिए अंतः केंद्र समझते हैं दोस्तों। अंतः केंद्र और परिकेंद्र, देखिए दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतः केंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज में कोनों के समद्विभाजक से जो केंद्र बनता है, ठीक है, जो कटान बिंदु होता है, उसी को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। देखिए जैसे इस कोण का समद्विभाजक करें, समद्विभाजक मतलब इस कोण बराबर इस कोण होना चाहिए। ठीक है, एक कोण अगर इस कोण का समद्विभाजक किए सी कोण को, तो एक कोण बराबर एक कोण होना चाहिए। ठीक है, इस कोण को अगर एक कोण को समद्विभाजक करेंगे तो एक कोण बराबर एक कोण होना चाहिए। ठीक है, तभी ये आपका अंतः केंद्र का निर्माण करेगा। तो शॉर्ट में जानिए दोस्तों, किसी भी ट्रायंगल में सभी कोणों का समद्विभाजक, दो बराबर भाग में बांटता है, उसी को समद्विभाजक बोलते हैं। ठीक है, इक्वल भाग में जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु को क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। ठीक है, अंतः केंद्र। और दोस्तों इसमें सर्कल क्यों बना है, क्योंकि दोस्तों अंतः केंद्र का मतलब ही होता है कि अगर आप परकाल रखकर यहाँ से लास्ट बिंदु को अगर यहाँ पे घुमा देंगे तो आपका पूरा तीनों त्रिभुज के साइड में आपका टच कर जाएगा। ठीक है, तीनों त्रिभुज का साइड में टच कर जाएगा। ठीक है, तो आपका इस त्रिभुज के लिए यही आपका मतलब वृत्त के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, जिसका नाम आपका क्या होगा, अंतः केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए परिकेंद्र समझते हैं। देखिए जैसे इसमें आप लोग समझे क्या कि कोनों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसी को अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो परिकेंद्र में क्या होता है कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसी को परिकेंद्र बोलते हैं। एक चीज और समझिए दोस्तों, अंतः केंद्र में जब केंद्र मिल जाता है तो उसको जब यहां से लास्ट पोजीशन पे मतलब आपका ये परिधि पर रखकर अगर घुमा देते हैं, गोल आपका सर्कल बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको अंतःवृत्त बोलेंगे। ठीक है, अंतःवृत्त का मतलब ही होता है तीनों साइडों में टच करते हुए वृत्त गुजरना चाहिए। ठीक है, अब परिकेंद्र का मतलब क्या होता है, परिकेंद्र जो होता है तीनों शीर्षों से होकर जब वृत्त गुजरता है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, तो उसको परिकेंद्र बोलते हैं। तो देख लीजिए परिकेंद्र एक बार फिर से। परिकेंद्र में क्या होता है आपका कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक, देखिए दोस्तों पर यहाँ से रख के काटेंगे, इधर भी काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा, फिर इधर भी दोस्तों प्रकाल से काटेंगे, इधर भी प्रकाल से काटेंगे। ठीक है, कट जाएगा, ये आपको मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, लंब समद्विभाजक का मतलब लंब भी होना चाहिए और दो बराबर भागों में भी बांटना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा भी इधर भी है, ये भी लंब है, दो बराबर भाग में बांटा है, ये भी आपका लंब है और ये दो बराबर भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए दोस्तों, आपका जो है भुजाओं का जो दोस्तों है आपका लंब समद्विभाजक जो है जिस बिंदु पर मिलता है उसी को क्या बोलेंगे, परिकेंद्र कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं परिकेंद्र भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे अगर प्रकार रखकर इस पॉइंट पर ये लास्ट बिंदु एक को अगर रख के घुमा देंगे तो ये तीनों साइडों को टच करते हुए गुजरेगा दोस्तों, तीनों साइड को टच करते हुए गुजरेगा। ये एक भी साइड को ऐसा नहीं कि यहाँ से घुमाएं, यहाँ पे मान ली कि मेरा परिकेंद्र आया है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ए पर रख के घुमाएं और एक आध वो साइड को छोड़ते हुए इधर से गुजर गया, नहीं दोस्तों। ये परिकेंद्र का मतलब ही होता है अगर यहाँ पे एक साइड एक शीर्ष पे रख के घुमाएंगे तो तीनों साइड को टच करते हुए ही गुजरेगा, इला त्रिभुज कैसा भी हो। ठीक है, त्रिभुज कैसा भी हो, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज में नहीं, एक किसी भी त्रिभुज में लागू होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में आपका अंतः केंद्र आपका परिकेंद्र होता है। ठीक है, बशर्ते क्या होना चाहिए, आपको अंतः केंद्र बोलेंगे कि उस कोण का उस कोण को अंतः कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा तो उसको अंतः केंद्र बोलेंगे। अब भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर आपको मिलेगा उसको आपको परिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला पढ़ेंगे दो त्रिभुजों की समरूपता यानी सिमिलरिटी। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। देखिए इसमें पहला पढ़ेंगे थेल का प्रमेय। ठीक है, इसको जनरली जो है थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम। तो देखिए थेल्स थ्योरम होता क्या है, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांट देता है दोस्तों, समान अनुपात में बांट देता है। देखिए इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए ए बी बटे ए सी बराबर
बी आपका लिख सकते हैं BC बटे आपका DE हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हाँ देखिए ए आपका हो जाता है इसका, चाहे ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। देखिए एक तो हो गया AB बटे आपका AC बराबर DE बटे आपका BC हो गया। दोस्तों जो इधर रूल लगाएंगे वही आपका इधर भी रूल लगाएंगे। देखिए अब कैसे इसको लिखेंगे, ये चीज़ तो एक चीज़ समझ गए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए AD बटे BD बराबर, बशर्ते दोस्तों इस चीज़ समझिएगा, बशर्ते आपका क्या होना चाहिए, DE जो है DE समानांतर आपका शुरू में ही बोल दिए हैं, DE समानांतर आपका BC होगा इसमें, ठीक है, तभी ये कंडीशन लागू होता है त्रिभुज में। देखिए तो AD बटे आपका BD बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे आपका EC हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कैसे भी लिखेंगे, जैसे इधर लिखेंगे ना वैसे ही इधर लिखना है। जैसे मान लीजिए सपोज डेट इसको इधर ऐसे लिख रहे हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि AB बटे AD लिख रहे हैं, यानी AB बटे AD लिख रहे हैं, तो इधर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, AC बटे AE लिखना पड़ेगा, AC बटे AE लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्तों कि इधर कुछ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिख दिए कि इधर AB लिख दिए, AB बटे AD लिख दिए, इधर दोस्तों लिख दिए आपका AE बटे EC लिख दिए, ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे इधर लिखेंगे वैसे ही इधर लिखेंगे, ठीक है। दूसरी भाषा में दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, देखिए AD बटे आपका पूरा लिख सकते हैं AB बराबर AE बटे आपका AC लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे इधर लिखेंगे वैसे ही इधर लिखेंगे, ठीक है। यही थेल्स थ्योरम का आपका क्वालिटी होता है, ठीक है। इस पे बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक है। देखिए अगला थ्योरम देखिए क्या कहता है, देखिए इसी में अगला देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब इसको दो बराबर भाग में बांटेगा दोस्तों। समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में सम्मुख भुजा को जो है वो आपका विभाजित करता है, ठीक है। इसका यही होता है दोस्तों थ्योरम, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, देखिए BD बटे आपका DC बराबर आपका हो जाता है AB बटे आपका AC हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसका थ्योरम फिर से एक बार देख लीजिए, किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक, ठीक है, उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में सम्मुख भुजा को जो है, सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। यानी इसका हो जाता है BD बटे DC बराबर आपका हो जाता है AB बटे आपका AC हो जाता है। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस पर भी बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। देखिए अब दोस्तों समझेंगे समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। इसका शर्त दोस्तों समझेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए क्या क्या शर्त होता है, ठीक है। देखिए समरूप को अगर दोस्तों सेम मतलब ठेठ में अगर बोले कि समरूप त्रिभुज होता क्या है, तो समरूप मतलब होता है क्या, कहने से ही नाम से स्पष्ट है, समान रूप, ठीक है। एग्जैक्ट आपको उसी आकार का नहीं है कि जितना लंबाई चौड़ाई का ये है उसी लंबाई चौड़ाई का ये भी होना चाहिए, केवल रूप आपका समान होना चाहिए। जैसे मान ली कि ये आपका हुआ तो इसी का छोटा रूप, समझिए बात, इसी का जस्ट छोटा रूप, क्योंकि दोस्तों जस्ट एग्जैक्ट इसी आकार का जो रहेगा दो गो, अगर इसी आकार का दो गो ले लीजिए तो वो सर्वाक्षम में पढ़ने के लिए है दोस्तों, ठीक है, वो सर्वाक्षम में पढ़ने के लिए है। और समरूपता का मतलब होता है केवल समान रूप होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए समरूप त्रिभुज होता है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। देखिए तो समरूप होने के लिए क्या क्या शर्त होता है, सबसे पहले अभिगृहित के नाम से भी जाना जाता है, ए समरूपता को देखिए, ठीक है, ए समरूपता को देखिए, यानी कोण 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 अगर बरोबर हो जाएगा तो क्या शर्त होगा। देखिए जैसे मान ली कि संगत कोण इसको बोलेंगे, देखिए जैसे मान ली कि संगत कोण समझिए क्या होता है, जैसे देखिए ए कोण ए हुआ, ए कोण बराबर कोण डी हुआ, तो ये आपका संगत कोण हुआ। संगत कोण कहने का दोस्तों कि जैसे मान ली कि यहाँ पे जिस इस त्रिभुज में जहाँ पे ये होना चाहिए वैसा ही इस त्रिभुज में होगा इसमें, ठीक है, यानी ऊपर में है तो यहाँ पर भी ऊपर में ही होगा, ठीक है। ये आपका साइड में बी हुआ तो आपका यहाँ पर ई इसका संगत हुआ कोण, ठीक है। आपका यहाँ पे सी ई हुआ तो इसका संगत कोण जो है आपका एफ होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर ए समरूपता से क्या होता है कि अगर ये तीनों आपका कोण बरोबर हो तो आपका क्या हो जाता है, रिलेशन आपका जो होता है वो समान हो जाता है अनुपात का, यानी ए बी बटे आपका संगत भुजाओं का अनुपात भी आपका समान हो जाता है। ए बी बटे आपका डी हो जाता है बराबर आपका बी सी बटे ई एफ हो जाता है बराबर आपका सी ए बटे आपका डी एफ हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा स्थिति में क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो समरूप होने का एक शर्त हो गया। अब ए समरूपता होगा। ए समरूपता कहने का अर्थ है, देखिए अगर मान लीजिए कि दो कोण
अगर ए और ए कोण बराबर हो गया और ए और ए कोण बराबर हो गया, ए कहने का अर्थ है ए के मतलब दोनों में एक कोण बराबर हुआ और फिर ए मतलब दोनों में एक कोण बराबर होगा। तो दोस्तों दोनों में अगर दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण स्वयं न बराबर हो जाएगा। जैसे मान लें कि ये 30 है और यह 30 है, ये आपका मान लें कि 30 है तो यह आपका 30 है, ठीक है। तो दोस्तों आपका शेष कितना हो गया, शेष आपका दोनों कोण 120 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 30 और 30 आपका 60 हो जाएगा। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होगा, तो आपका 120 ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए समरूपता से आपका ए हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका कोण ए बराबर आपका कोण डी हो जाएगा और इसमें कोण बी बराबर आपका कोण ई हो जाएगा। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा। देखिए अब अगला देखिए, समरूपता क्या होता है, एस 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 आपका अगर तीनों साइड अगर आपका इक्वल हो, ठीक है। जैसे मान लें कि देख लीजिए, अगर मान लें कि सपोज डेट देखिए, जैसे मान लें कि ये इक्वल नहीं है लेकिन सपोज मानिए कि ए इसके बराबर इक्वल है, साइड का ए इसके बराबर आपका इक्वल है और ये साइड इसके बराबर इक्वल है, ठीक है। तो दोस्तों ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों आपस में आपका समरूप हो जाएगा, ठीक है, समरूप हो जाएगा। और जैसे ही समरूप हो जाएगा तो ये आपका कंडीशन हो जाएगा, भुजाओं आपका जो होता है समानुपातिक हो जाता है सभी। संगत भुजा मतलब क्या, ए अगर इसमें लिए तो यही इसमें लेंगे, अगर इसका संगत के बाद बोले तो ये हो जाएगा, अगर इसका संगत के बाद बोलेंगे तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ए बी बटे आपका डी हो गया, बी सी बटे आपका ई एफ हो गया, बराबर आपका ए सी बटे आपका डी एफ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब एक चीज़ और है कि ये भी कंडीशन रहेगा तो आपको समरूप हो जाएगा त्रिभुज। देखिए ए से ए समरूपता रहेगा तो आपका फिर भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समरूप का मतलब क्या होगा, अगर दो गो साइड और बीच का कोण इक्वल हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान ली कि सपोज डेट अगर देखिए एक ट्रायंगल ले लिए और एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, दोनों ले लिए ट्रायंगल। देखिए जैसे मान लेते हैं कि सपोज डेट ए साइड बराबर आपका ए साइड हो गया, ठीक है। ये इतना ही बड़ा है दोस्तों, ये फिगर में छोटा हो गया है। ए साइड और ए साइड बराबर है, अब आपका मान लेते हैं कि ई साइड और ए साइड बराबर है। अब बीच का दो दोस्तों आपका कोण भी बराबर है, तभी तो दोस्तों एस ए एस होगा, ठीक है, एस ए एस। उम्मीद करते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। दो गो साइड और बीच का कोण अगर दोनों का इक्वल हो जाए दोस्तों आपस में, तो ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जैसे ही समरूप होगा तो फिर वही बात हो जाएगा, आपका संगत भुजा जो है आपका इक्वल हो जाएगा। देखिए समान वाला, तो देखिए ए बी बटे क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए ए बी सी लिख दीजिए, ए यहाँ से आपका डी ई एफ लिख दीजिए इसको। तो देख लीजिए ए हो जाएगा आपका ए बी बटे आपका डी ई हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका ए सी बटे आपका डी एफ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों जनरली जो हम लोग हैं वो हम लोग समरूपता को किस लिए पढ़ते हैं, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज दे देता है एग्जाम में और पूछ देता है। जैसे मान ली कि देखिए, मान ली कि ए और ए दो संगत दे दिया और एक ये चीज दे दिया, ठीक है, और ये तीसरा पूछ दिया कि इसका लंबाई कितना होगा ई एफ का। देखिए दो संगत भुजा दे दिया और एक तीसरा भी दे दिया और ई एफ पूछ दिया कि क्या होगा। तो दोस्तों इससे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, समरूपता से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सभी को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इस पे दोस्तों जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका फार्मूला ले लिए हैं। देखिए देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को ले लिए हैं और इस पे आधारित बहुत सारे बढ़िया प्रश्न को। देखिए दोस्तों अब काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्तों इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम को ले लिए हैं और इसी थ्योरम पे बहुत सारे प्रश्न को ले लिए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है। देखिए दोस्तों बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। यानी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर के अनुपात लिखेंगे तो संगत भुजाओं मतलब अभी समझाए हैं, अगर इसका ए बी का बात बोले तो इसका संगत भुजा डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सभी जो होता है आपस में जो है स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन ले लिए हैं। देखिए बोल रहा है कि ए बी सी जो है आपका समरूप है डी ई एफ, ठीक है। मान लीजिए कि इसी फिगर में ए बी सी समरूप है आपका डी ई एफ। इस प्रकार हो कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब इन त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों
संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, मान लेते हैं कि एबीसी का क्षेत्रफल है ये त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल है, और दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देख लीजिए आपका संगत भुजा में मान लेते हैं कि ए बी स्क्वायर है, और आपका कोई भी ले सकते हैं दोस्तों, संगत भुजाएं इंडिकेट करने के लिए है, आप तीनों में से कुछ भी को ले सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर बटे क्या हो गया आपका डी स्क्वायर हो गया, और चूंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है, देख लीजिए ये 25 हो गया आपका, ये दिया हुआ है आपका 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए ए बी स्क्वायर बटे डी ई यहाँ से हो गया डी स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ से ए बी बटे आप लोग आसानी से डी निकाल लेंगे, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो आपका 5 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, केवल कुछ नहीं करना, फार्मूला पर रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 बटे 6 जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला थ्योरम कहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप जो होता है, परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, परिमाप में स्क्वायर पर स्क्वायर कुछ नहीं होता है, केवल अनुपात जो है आपका संगत भुजाओं के बराबर हो जाता है। और त्रिभुज में क्या था आपका क्षेत्रफल वाला में, कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, जबकि इसमें ऐसा आपका नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको परिमापों का अनुपात क्या बोल रहा है, देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, दोनों का परिमाप ज्यों का त्यों ही हो जाएगा, जितना आपका संगत भुजा होगा उतना ही इसका परिमाप भी हो जाएगा। तो बी सी बटे कोई भी साइड का दे सकता है दोस्तों, किसी भी साइड दे सकता है, जैसे बी यहाँ पे बी सी बटे आपका ई एफ दिख रहा है ना, बी सी बटे ई एफ, तो ये भी रह सकता है यहाँ पे ए बी बटे आपका ए बी बटे आपका डी एफ भी दे सकता है यहाँ पे, चाहे आपका ये भी दे सकता है दोस्तों, ए सी बटे आपका डी एफ भी दे सकता है, कोई भी रह सकता है। तो आपका खाली इक्वल कर देना है, यानी बी सी आपका 3 हो जाएगा, आई आपका 5 हो जाएगा। तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कहता ही है, थ्योरम ही कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात जो है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो देख लीजिए परिमाप का अनुपात है, केवल संगत भुजा जो है, ये संगत भुजा होगा, इसका संगत यही हुआ ना, तो ये दोनों का अनुपात ले लिए हैं, केवल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/5। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए आगे जो दोस्तों है ये है क्या, कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो क्या क्या होगा दोस्तों, ठीक है। संगत कोण बराबर हो तो क्या क्या हो सकता है। देखिए संगत कोण कहने का अर्थ है, देखिए अभी बताए हैं संगत कोण, मान लें कि इसका संगत कोण की बात बोले तो ए हो जाएगा, इसका संगत कोण की बात बोले तो ए हो जाएगा, और इसका संगत कोण की बात बोले तो ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों होता क्या है कि संग जो होता है आपका, कि पहला देख लीजिए उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वही होता है जो कि संगत कोणों के समद्विभाजकों के अनुपात होता है, ठीक है। आप नहीं समझे होंगे तो देखिए समझिए। देखिए जैसे कहने का इसका मतलब है कि ए बी बटे डी ई, ठीक है, बराबर मान ली कि अगर बोल रहा है कि इसके संगत कोणों के समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मान ली कि इसका जैसे दे दिए दोस्तों, ठीक है, ये कोणों का समद्विभाजक ले लिए और ये भी आपका कोणों के समद्विभाजक ले लिए, ठीक है, ठीक है। तो इसका अनुपात ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये आपका संगत भुजा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको सी पी लिख, मान लें कि पी है, एक क्यू लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना बराबर आपका क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। अब बटे आपका, जैसे मान लें कि इस त्रिभुज में आप ए बी लिखे हैं तो इधर भी आप क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में वाला पहले लिखेंगे आपका समद्विभाजक वाला, तो सी पी बटे क्या हो गया आपका एफ क्यू हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को, यही इसका कहने का अर्थ है। देखिए अगला, देखिए बोल रहा है इसमें कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत माध्यिकाओं का होता है। तो ठीक है, तो संगत माध्यिकाओं क्या हो जाएगा, देखिए इसी फिगर से समझिए। देखिए जैसे मान ली कि अगर इसमें ले लेते हैं भुजा को, कोई भी ले लीजिए संगत भुजा, मान ले लेते हैं ए बी, जैसे मान लीजिए आपकी ले लेते हैं आपका बी सी बटे ई एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो कर दीजिए माध्यिकाओं का अनुपात समान। देख लीजिए जैसे माध्यिका किसको बोलते हैं, अगर मान लें कि इस शीर्ष से डालें तो ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लें कि ये हो गया आपका कुछ भी नाम ले लीजिए, आपका एक्स ले लीजिए आप, आइए आपका मान लीजिए कि वाई ले लीजिए, ठीक है।
तो आपका बरोबर हो जाएगा कि किसका, ए एक्स बटे ए वाई के बरोबर हो जाएगा, क्योंकि कहने का मतलब है इसका कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो वही होगा जो क्या होगा, उसके संगत माध्यिकाओं का होगा। तो ये भी होता है दोस्तों कंडीशन। और ये आपका एक और कंडीशन देख लीजिए, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो वही होता है, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात तो वही होता है। अब की ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई भी का इक्वल ले सकते हैं क्योंकि तीनों का इक्वल नहीं होता है। ये सी बटे मान लीजिए कि डी एफ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, देखिए जैसे मान लीजिए कि ए बी सी हुआ आपका डी ई एफ हुआ, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो वही होता है जो कि संगत शीर्षलंबों का होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपका मान लीजिए कि इस पे लंब डाल दिए, ठीक है, एकदम लंब है ये, आपको समद्विभाजक ये सबसे मतलब नहीं है, लंब डाल दिए इस पे, ठीक है। तो कह रहा है आपका कि संगत भुजाओं का अनुपात वही होगा जो आपका शीर्षलंबों का अनुपात होगा। यानी अगर इसको नाम अगर दर्शाएंगे तो मान लेते हैं कि इसको नाम दर्शा देते हैं ई एफ से दर्शा देते हैं, ई तो है दोस्तों यहाँ पे आपका, समझ जाइए कि जी एच से दर्शा देते हैं इसका नाम, ठीक है, जी एच, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या, ए जी बटे आपका हो जाएगा ए एच हो जाएगा, ठीक है, ए एच, ठीक है। तो दोस्तों शॉर्ट में आप समझिए, देखिए अब तीनों का निचोड़ एक ही बार में बोल देते हैं। देखिए दो समरूप त्रिभुजों के संगत जो है अगर कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर का मतलब देखिए ये सभी कोण अगर बराबर हो, ठीक है, एक दूसरे का, तो क्या होता है आपका कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो वही होता है जो, संगत भुजाओं का अनुपात तो वही होता है जो उसके आपका समद्विभाजकों के होगा, उसके मध्यिकाओं के होगा, ठीक है, और उसके आपका शीर्षलंबों को होगा। दोस्तों सम्मिलित रूप भी एक दफे आप लिख सकते हैं, देखिए आप सम्मिलित रूप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए बी बटे एक ही बार ए बी बटे आप डी ई बराबर एक ही बार लिख सकते हैं आप। देखिए तीनों को लिख दीजिए, सी पी बटे एफ क्यू बराबर आपका हो जाएगा ए एक्स बटे ए वाई, और इसमें दोस्तों देख लीजिए आपका ए जी और डी एच माने हैं, ठीक है, बराबर क्या लिख देंगे, ए जी बटे आपका डी एच हो जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों आपका क्या होता है, बरोबर होता है, संगत भुजाओं का आपका जो वही अनुपात होगा जो समद्विभाजकों का होगा, वही आपका माध्यिकाओं का होगा, और वही आपका शीर्षलंबों का होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग सभी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो देखकर जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।